नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारी इस विशेष वेब सीरीज जांबाज खाकी सलाम खाकी में। दोस्तों, इस वेब सीरीज के माध्यम से आप और हम ये जानेंगे कि जिस तरह सरहद पर सुरक्षा के लिए हमारी सेना अपनी जान की परवाह किए बगैर यानी अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है, ठीक उसी प्रकार हमारी पुलिस भी हमारे लिए यानी हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहती है। हमारी पुलिस हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। शायद आजादी के बाद कोरोना के कारण ये पहला मौका है कि जिसमें आम आदमी को अच्छी तरह ये देखने को मिला कि हमारी पुलिस हमारे वास्तव में हमारे लिए कितनी जरूरी है। अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली हमारी पुलिस की हमारी लाइफ में कितना महत्व रखती है, ये आप और हम भली भांति देख चुके हैं और जान चुके हैं। आज की हमारी ये खास वेब सीरीज पूर्णतः खाकी को समर्पित है। इस छोटी सी वेब सीरीज के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार सरहद पर सुरक्षा के लिए सेना जरूरी है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी यानी देश के अंदर हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। हमारी विशेष वेब सीरीज जांबाज खाकी सलाम खाकी के माध्यम से हमने पुलिस की उन छोटे से छोटे पहलुओं को छूने का प्रयास किया है जिससे आप और हम बिल्कुल अनजान थे। इस वेब सीरीज के माध्यम से हमारे द्वारा हमारी पुलिस को और नजदीक से जानने की कोशिश करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है आपको जरूर हमारा ये प्रयास पसंद आएगा। वीडियो को शेयर कर हमारी पुलिस तक अपना सैल्यूट जरूर पहुंचाएं। पुलिस कांस्टेबल श्री रामदयाल मीणा, जो वर्तमान में उदय मंदिर पुलिस स्टेशन में कार्यरत हैं। मीणा के बारे में सबसे हैरत में डालने वाली बात यह है कि आज भी साइकिल से ही अपनी ड्यूटी करने के लिए आते हैं और घर पहुंचकर किस प्रकार ड्यूटी के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखते हैं। मैम, सबसे पहले आप ये बताएं कि महिला होने के नाते आपको पारिवारिक और ड्यूटी दोनों करना कैसे पॉसिबल होता है? पॉसिबल कठिन है। राजस्थान पुलिस में भर्ती हुए थे जी। वर्ग समाज सब ही समान, और मैं एक राजस्थान पुलिस की गौरव होने के नाते कभी उसे प्रतिष्ठा को कम नहीं होने दूंगी। यह कठिन परिस्थिति बहुत अच्छी बात मैम कह रहे हैं कि राजस्थान पुलिस की गरिमा को आप कभी भी कम नहीं होने देंगे। सुबह जल्दी उठ के परिवार का खाना बना के बच्चे को दादा दादी के पास में छोड़ के सुबह जल्दी उठकर आप स्वयं अपने परिवार का खाना बनाते हैं? बिल्कुल। कितने जनों का खाना बनाते हैं? हम संयुक्त परिवार में 7 रहते हैं। 7 जनों का खाना बनाकर आप ड्यूटी पे आते हैं, राइट? ड्यूटी पे आते हैं। कितने बजे आप ड्यूटी पे आते हैं मैम? 8 बजे ड्यूटी पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ नाका पूरी तिराहे पे पुलिस थाना उदय मंदिर का है, उस ड्यूटी 8 बजे पहुँच जाते हैं। फिर शाम को जाके वापस खाना भी बनाते हैं और संयुक्त परिवार को खाना बनाकर आपने सुना कि सुबह 8 बजे परिवार का खाना बनाकर
और फिर वापस ड्यूटी के बाद जाकर परिवार का खाना बनाना और उसके साथ साथ बच्चों को दादा दादी के पास छोड़कर आना। कई बार बच्चे जिद भी करते होंगे। जिद करते हैं जी, लेकिन पीछे भागते हैं तो दादा दादी आके वापस ले जाते हैं। कभी कभार ज़्यादा हो जाए तो पीछे वाले गेट से निकल के ड्यूटी पॉइंट पे आ जाते हैं। एक महिला पुलिसकर्मी के लिए ड्यूटी के साथ साथ परिवार और बाकी समाज की सभी सिचुएशन को मैनेज करते हुए ड्यूटी करना कितना कठिन है, यह आपने अभी हमारे साथ मौजूद सुशीला जी डौकिया जो कि एक महिला पुलिसकर्मी, महिला पुलिस कांस्टेबल से सुना और जाना कि किस तरह सुबह 8 से 8 तक की ड्यूटी और बच्चों के लिए, परिवार के लिए खाना बनाकर आना और ड्यूटी से वापस जाकर खाना बनाना। आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, इसी बात को चरितार्थ करती महिला पुलिस कांस्टेबल की यह कहानी आपको और हमें सिर्फ यही सीख लेनी है कि हमारी पुलिस हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। इसका अंदाज़ा इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है। बात करते हैं नाका इंचार्ज श्री BR जानी जी से, जो कि यहाँ नाके के इंचार्ज हैं। जानी सर, नाके पर क्या क्या समस्या आती है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम हर व्हीकल, हर वाहन की एक रोक रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं और आवागमन करने का पर्याप्त कारण पूछ रहे हैं। कई लोग सही जवाब भी दे रहे हैं और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो आते ना तो कुछ संतुष्ट कारण बताते हैं और आते ये कहते हैं आप हमें जाने दीजिए, लोग आप तुरंत हमें बात कीजिए। हम किसी के मोबाइल के हाथ नहीं लगा रहे हैं क्योंकि कोरोना वैश्विक बीमारी है जो ये संक्रमण बहुत ही जल्दी फैलता है। इसलिए काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको थोड़ा जागरूक होना चाहिए और हम उसको रोकवाते यही कहते हैं, लो सर आप बात कीजिए, हमें जाने दीजिए। और काफ़ी कई बार बात नहीं कर रहे हैं तो लोग अपने दोष भी जमाते हैं और ये कहते हैं कि आपको हम देख लेंगे या आपको हमें रोकना भारी पड़ जाएगा, नहीं तो आप हमें जाने दीजिए। विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा हमें फुल सपोर्ट है। उच्चाधिकारियों के हमें सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी कोई कानून की या गाइडलाइन की अवहेलना कर रहा है उसको कतई बर्दाश्त नहीं करोगे और सघन आप कार्रवाई की जाएगी। उसी आधार पे हम बिल्कुल लीगल कार्रवाई कर रहे हैं और जो गाइडलाइन के अंदर जिसको अनुमति है वही व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा है, अन्यथा सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वीडियो में आप देख भी रहे हैं हमारे साथ कि प्रत्येक व्हीकल को रोका जा रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से उनके आने जाने के कारणों की जांच भी हो रही है। नजारा पावटा चौराहे पर बने पुलिस नाके का है, जिसमें आप सुनेंगे और देखेंगे पुलिस इंस्पेक्टर श्री राजेश यादव द्वारा स्वयं भीषण गर्मी में किस प्रकार अपनी ड्यूटी और ड्यूटी के दौरान आने वाली समस्याओं से जूझते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? ऑफिस से आ रहा हूँ सर। तो आपने तो ये पुलिस का लोगो भी लगा रखा है, ना हेलमेट लगा रखी है और लॉकडाउन भी लग रहा है। अरे सर, आप एक बार बात तो करिए। बात करने में क्या दिक्कत हो रही है आपको? और बात करोगे तो पता चल जाएगा कि मास्क क्यों नहीं पहन रखा है, हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा है। और सर रहने दो, चालान भारी पड़ जाएगा। और बता दूं सर, कुछ नहीं रखा है इन मास्क में और हेलमेटों में। ले लीजिए, साइड में ले लीजिए। आपके पीछे ट्रैफिक को हो रहा है, देखिए। या गाड़ी से उतरिए, फोन बाद में आप यूज लें। सर बात तो कर लो एक बार। तो आप पहले गाड़ी से उतरिए तो सही। आपने पुलिस का लोगो लगा रखा है और आप। अरे सर, मिलने वाले की गाड़ी तो है। मिलने वाले की गाड़ी है। आप ये तो बताइए कि आप आ कहाँ से रहे हैं और बिना हेलमेट? सर मैं ऑफिस से आ रहा हूँ सर। तो ऑफिस से आ रहे हैं तो आपको किसी ने परमिटेड कर रखा है क्या कि आप बिना हेलमेट के सर आएंगे? लेट हो गया था मैं, इसलिए ऑफिस से आ रहा हूँ। आप बात कर लो सर। नहीं, बात किससे कर लूँ? आप बात तो चलो, करो। आप तो कागज निकालिए, मैं बात कर लूंगा। आप कागज निकालिए पहले। सर 1 मिनट बात करना। अरे भाई साहब, आप कागज। सर बात तो आप एक बार रखिए। सर बात तो कर लो। मैं कह रहा हूँ आप इसको रखिए। सर बात तो करिए आप एक बार। ये मैं आपका सीज कर लूंगा। अगर दोबारा आपने मुझे बात करने के लिए कहा, सीज कर लूंगा मैं इसको। आप नीचे उतरिए, इधर साइड में आइए। क्या नाम है आपका? सर बात कर लो ना सर। अरे मैं आपको नाम पूछ रहा हूँ भाई, क्या नाम क्या है आपका? सर बात कर लो आप। सर मैं स्टाफ से ही हूँ। और अरे भाई, स्टाफ से तो आपको कह रखा है क्या कि आप हेलमेट के बिना गाड़ी चलाएंगे और लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे? सर ऑफिस से लेट हो गया था, बाकी मैं खुद भी। कौन से ऑफिस में आप? सर मेरा खुद का CA का ऑफिस है। तो ऑफिस तो आपको सरकार की गाइडलाइन नहीं पता कि ऑफिस कितने बजे खुलेगा या क्या होगा? सही है सर। तो बिना हेलमेट का है आपका?
सर हेलमेट एक्चुअली मैं भूल गया था मैं तो। नहीं तो हेलमेट तो आपको लगाना चाहिए, आपको गलती माननी चाहिए कि आपने हेलमेट नहीं लगा रखा और आप बार बार मुझे बात insist करो कर- सर, ठीक नहीं है। मैं कोई बात नहीं करूंगा। आपके लिए ठीक रहेगा सर। मेरे लिए आप मेरे को मेरी ड्यूटी करना मुझे अच्छी तरह पता है। तो बात करो सर, वो नहीं, आपके आप लिए क्या ज़्यादा शब्द ठीक क्या है। कहा आपने? मैंने कहा आपके लिए ठीक रहेगा। अच्छा बात- मेरे लिए ठीक रहेगा। जी सर। अच्छा अच्छा, क्या नाम भाई साहब आपका बताइए, नाम बताइए। कुछ भी पिताजी का नाम बताइए। सर ये मैं साइन तो करूँगा नहीं सर। अरे आप अपना नाम बताइए, आप मेरे को ये कह रहे हैं कि मेरे लिए ठीक रहेगा, मेरे लिए तो जो मोहनलाल ठीक सर। रहेगा वो ठीक रहेगा। आप बताइए ना, आपको पता है अगर नाम पता नहीं बताना भी कानून का उल्लंघन करना है। वो ठीक है सर। जैन आपकी एज क्या है? 30। एड्रेस क्या आपका? मंडोर एस साहब से ही तो बात करो ना सर। अरे आप जो छोड़िए मेरे को, आप अपना नाम पता बताइए। नाम पता नहीं बताना भी आप एक तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और बार बार ये मेरे को मेरी नौकरी करना भी आप सिखा रहे हैं। सर बात कर लो, अभी भी आपसे कह रहा हूँ ठीक रहेगा। ये चालान भारी पड़ेगा आपको। अच्छा आपका अगर मैं चालान करूंगा तो मेरे लिए भारी पड़ेगा। चालान भारी पड़ जाएगा सर। अच्छा। मतलब नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कागज नहीं होंगे तो आप नंगे पैरों जाएंगे, यहाँ से पैदल जाएंगे आप। मैं कह रहा हूँ आप सर, ना- अभी भी कि अपना- चालान भारी पड़ेगा। आप- चालान मत करिए, आप बात कर लीजिए सर। मैं ठीक कर लूंगा रहेगा। बात। हाँ बहुत जोरदार आदमी मिले मुझे तो कि आप मुझे नौकरी करना सिखा रहे हैं सर, और मेरा मैं नौकरी आपका करना नहीं सिखा रहा हूँ, और- मैं तो आपको नहीं, कह रहा हूँ बात कर लेना सिर्फ। तो आप बात तब तो करूँ तब आप ये कोई बात हो कि भाई आपके इमरजेंसी है या कोई है। आप तो इस तरह आ रहे हैं जैसे कोई बॉम्बे से शूटिंग करके आ रहे हैं। आपके पास लिखिए। कागज है कोई गाड़ी के कागज? सर गाड़ी दूसरों की है, बता तो रहा हूँ सर। आरसी है आपका? डीएल? मेरा डीएल बना हुआ ही नहीं है सर। कोई कागज नहीं आपके पास? करिए 207 में बंद करिए गाड़ी। सर मत करिए आप, ठीक रहेगा। भाई चाबी दीजिए मुझे, चाबी दीजिए मुझे, चाबी दीजिए। लो, साइन करो। चाबी देना सर। मुझे- साइन नहीं करता सर मैं, साला साइन चले आप इसमें लिख दीजिए। एक तो साइन करने से मना किया, लिखो आप साइन करने से मना किया। ये भी लिखिए इनका व्यवहार अमर्यादित था। सर ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं आपको कि अमर्यादित व्यवहार इनका या- व्यवहार अमर्यादित था। इन्होंने कहा कि आपको ये चालान करना भारी पड़ जाएगा। लाई चाबी दीजिए। अरे महावीर, कोई अपना कांस्टेबल कौन है थाने का? है? इसको थाने पे खड़े करके आओगे, जाओ। नंबर नोट कर लिया आपने गाड़ी चालान का? दो। लिख दीजिए। चालान की कॉपी तो देंगे सर? हाँ मैं चालान की कॉपी दूंगा बाकायदा आपको। ये आपका मोबाइल पकड़िए एक तो। और भाई साहब शुक्र करके सरकार ने नौकरी दी है, नौकरी करना मुझे आता है, किस तरह करनी है नहीं करनी है। मुझे मत सिखाइए कि आप मुझे क्या करना, और कानून की पालना करिए। ये लिख दिया इसमें इन्होंने साइन करने से मना। लिख दिया सर, साइन करने। अब आप ये भी ध्यान रखिए, जो आपने शब्द प्रयोग किए हैं ये भी मैं आपके खिलाफ इसकी कानूनी कार्रवाई करूंगा। पकड़िए, और जो आपने शब्द यूज किए ना इसके भी कानून में प्रावधान है कि आपके खिलाफ सर कानून मत सिखाइए ज़्यादा, और ये चालान ना आपको बहुत भारी पड़ेगा, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ठीक है ना, इंतजार रख लीजिए करूं- सर, गाड़ी मैं इंतजार, लो गाड़ी लेके जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेके जाइए गाड़ी। वापिस से कह रहा हूँ चालान भारी पड़ेगा चले आपको। कोई बात नहीं। ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा। नया नया जोश है आपका, और चलो ठीक है, गाड़ी तो आप सीज कर ही रहे हो, कोई बात नहीं। गाड़ी तो अभी दूसरी मंगवा लूँगा मैं, पर ये गाड़ी वापस घर तक छोड़ने कौन आएगा ये भी आप अभी डिसाइड कर लेना। पुलिस विभाग द्वारा पुलिस लाइन में 24 बेड का क्वारंटाइन सेंटर जो अत्याधुनिक सभी संसाधनों से युक्त है। यहाँ की कमान इंस्पेक्टर श्री ईश्वर चंद पारेख और सहयोगी श्री प्यारेलाल, श्री देवेंद्र और श्री विष्णु कुमार एवं साथ में समस्त नर्सिंग टीम और डॉक्टर। थाने में बने मैस का ये वीडियो, जहां थाना अधिकारी से लेकर थाने का पूरा स्टाफ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए एक साथ खाना खा रहे हैं। बाहर रहिए, श्री साहब के एक्सप्रेस मना किया हुआ है, कोरोना चल रहा है, अंदर नहीं आना, आपको बाहर बैठिए, आपको खाना मिल जाएगा, बाहर नहीं। पुलिस उपायुक्त पूर्व श्री धर्मेंद्र सिंह यादव द्वारा होम क्वारंटाइन लोगों के घर पहुंचकर
अचानक जांच करना। नमस्कार जोधपुर वासियों, और आज आपको मैं मुख्यतया 2 या 3 बात कहना चाहूँगा जो विशेष रूप से पुलिस और जनता का जुड़ाव से संबंधित है। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा नाकों पे जवान अधिकारीगण चेकिंग के लिए अलग अलग व्यवस्था किया हुआ है। वहाँ नाकों पे ये देखने में आ रहा है कि कई लोग जो आ रहे हैं वो बेवजह घूमने वाला आते हैं, बिना मतलब कोई ज़रूरी काम नहीं है, अति आवश्यक काम छोड़कर वैसे काम के लिए बाहर निकले हुए हैं, ये लोग घूम रहे हैं। ये लोग कोरोना का संक्रमण को बढ़ावा दे सकते हैं। कई बार ये देखने में आया है कि जो लोग ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स है वो घूम रहे हैं, वो झूठ बोल के नाके पे जो चेकिंग पॉइंट पे जो खड़े रहते हैं उनको झूठ बोलते हैं, उनको गलत तथ्य बता देते हैं, उनको धोखा देते हैं और अपने आप को ये समझते हैं कि हम जीत गए हैं। मैं इस माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूँ, आप जीता नहीं है। आप झूठ बोल के यदि व्यवस्था को बनाने में सहयोग नहीं कर रहे तो आप हार रहे। हमारा जोधपुर को कोरोना संक्रमण रोकने में आप सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए कृपया आप बेवजह बाहर ना निकले, घूमे नहीं हैं, अति आवश्यक काम के लिए ही बाहर आए। दूसरा बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा, विशेष रूप से जो आज इस वीडियो को देखने वाला हेल्थ वर्कर्स है, अनुमत श्रेणी के जो लोग हैं, अन्य सरकारी कर्मचारी है, नगर निगम का लोग हैं जो कोरोना वायरस है और कोरोना संक्रमण रोकने में जो लड़ रहे, पूरा जी जान लगा रहे, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप जितने मेहनत कर रहे हैं उसी के अनुरूप अपने जवान जो रोड पे खड़े हैं उनको, हर एक पैसेंजर जो जा रहे हैं उनसे कई बार माथापच्ची भी करना पड़ते हैं, उनसे वाद विवाद भी होते हैं, ये भी इम्पेशेंट होते हैं। इसलिए आपसे मेरा आग्रह यही है, आप 2 मिनट का संयम रखें। यदि आपको रोके तो आप आपका ID प्रूफ दिखा दें, आपका गाड़ी के शीशे में ज़रूर लगाए हम अनुमत श्रेणी के लोग हैं, और वहाँ किसी तरह का अनावश्यक विवाद नहीं हो, इसके लिए थोड़ा संयम रखने का आग्रह है। और तीसरी बात मैं अपने जवानों को कहूँगा, ये वीडियो देखने वाला हर एक पुलिस कर्मचारी है, पुलिस अधिकारी है, पुलिस जवान है, उनसे ये कहूँगा, ये हमारे लिए टेस्टिंग टाइम है, टफ सिचुएशन है, लोग इम्पेशेंट हो सकते हैं, उनमें निराशा हो सकते हैं। पेशेंट का जो परिवार जा रहा है या नगर निगम का आदमी जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल 10 घंटे 12 घंटे काम करके जा रहे हैं, वो उनका निराशा है। आपका पूछने पे उनको उनके द्वारा रिएक्ट कर सकते हैं, पर आप अपना संयम रखें, अपना पेशेंस रखें, उनको सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें, और ताकि हम सारे मिलके इस कोरोना का जंग को अच्छे से लड़े और कोरोना संक्रमण को बेहतरीन तरीके से रोकने में कामयाब रहे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। कोविड महामारी के मद्देनज़र पुलिस प्रशासन, नगर निगम और विभिन्न सरकारी एजेंसियां जनता को और समाज को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। पुलिस के साथ कुछ खास दिक्कतें हैं, जिसमें पुलिस को बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में लोगों के आना पड़ता है। जो लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं उन्हें अरेस्ट करके क्वारंटीन सेंटर में भेजना भी पड़ता है, जो कि अपने आप में एक जोखिम भरा कार्य है।
इसके अलावा कोविड के माहौल में जो लोग अपराध कर रहे हैं उन्हें भी अरेस्ट करके पुलिस को उन्हें सजा दिलवाने की एक कार्य प्रणाली में कार्य करना पड़ता है, जो कि काफ़ी जोखिम भरा कार्य है और लगातार पुलिसकर्मी संक्रमित हो रहे हैं। इस सिचुएशन में मैं आम जनता से यही अपील करूंगा कि अगर आप ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे तो पुलिस ज़्यादा सुरक्षित रहेगी और इस महामारी के दौर में हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आपने देखा कि कैसे पुलिस को विभिन्न ड्यूटीज में दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है और काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में है, तब भी हम लोग दिन रात डटे हुए। हमारी मुश्किलों को आप कम कर सकते हैं। उसका एक ही तरीका है कि आप गाइडलाइंस की पालना करें, कम से कम बाहर निकले, ज़रूरी हो, मेडिकल इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर पर ही रहें। और कहीं भी अगर पुलिस द्वारा कोई चेकिंग होती है, कोई पूछताछ होती है तो पूरा सहयोग करें, उलझे नहीं, क्योंकि पुलिसकर्मी काफ़ी तनाव में और काफ़ी स्ट्रेस में अभी ड्यूटी कर रहे हैं। घर के भी समस्याएं संभालनी है और ड्यूटी भी देखना है। और पुलिस ही नहीं, पुलिस के अलावा अन्य विभाग भी इस तरह की समस्याओं को झेल रही है। मैं आशा करता हूं कि पुलिस के साथ प्रशासन, नगर निगम और हर वो विभाग जो कि कोविड महामारी में अपनी सेवाएं दे रहा है, उनके साथ आप कोऑपरेट करेंगे और हमारी मुश्किलों को कम में करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार जोधपुर। इस कोरोना महामारी के समय में पुलिस के द्वारा नियमित ड्यूटी दी जा रही है, जिसमें हमारे कई जवान पुलिसकर्मी संक्रमित हो रहे हैं। कल की दिनांक में 150 से अधिक पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए, जो कि विभिन्न नाकों पर, चेक पॉइंट्स पर, हॉस्पिटल्स में अलग अलग तरीके की ड्यूटी कर रहे हैं। इन सभी जवानों की देखभाल के लिए हमने पुलिस लाइन में एक 24 बेड का एक सभी व्यवस्थाओं से सुचारू रूप से हमने एक कोविड केयर सेंटर बनाया है, जिसमें 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैं, ऑक्सीमीटर्स हैं, थर्मल स्कैनर्स हैं, बाकी जो दवाइयाँ हैं वो हैं। अलग सेपरेट बिल्डिंग है जिसमें कि कोविड केयर सेंटर बनाया है। इनकी देखभाल के लिए हमारे पुलिस लाइन में डॉक्टर साहब हैं, उनके साथ नर्सिंग स्टाफ है। इसके अतिरिक्त हमने एक डेडिकेटेड टीम बनाई है जो इनकी सभी तरीके की देखभाल करने के लिए अपना काम करेगी, चाहे उनका खाना हो, उनकी दवाई हो, उनकी अन्य तरह किसी भी तरीके की समस्याओं को सुलझाने के लिए। इसके साथ ही उस टीम ने जो जोधपुर के अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ भी टाई अप है। किसी भी प्रकार की स्थिति होने पर उन हॉस्पिटल्स में रेफ़र किया जाएगा। इसलिए हम सभी जवानों को ये आश्वासित करना चाहते हैं कि आप लोगों की देखभाल के लिए जोधपुर पुलिस हमेशा तत्पर है। और मैं सभी जोधपुर वासियों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे जवान जिन भी पॉइंट्स पर ड्यूटी कर रहे हैं वो नियमों की पालना करवाने के लिए आप अपना व्यवहार संयमित रखें। अगर आप अनुमत कैटेगरी में हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रख के उन्हें बताइए। निश्चित रूप से अगर आप अनुमत कैटेगरी में है तो आपको जाने दिया जाएगा। इसलिए अपने जो व्यवहार है उसमें जोधपुर की जो परंपरा है उसको बनाए रखिए। धन्यवाद। नमस्कार जोधपुर। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर में, जो कि प्रथम लहर से काफ़ी गंभीर है, और सरकार द्वारा इस गंभीरता को देखते हुए समय समय पर जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उनमें भी शक्ति की जा रही है। उस शक्ति को धरातल पर उतारना पुलिस और लोकल प्रशासन का बहुत बड़ा रोल होता है। उसी परिस्थिति से लड़ते हुए पुलिसकर्मी सुबह से शाम, रात दिन धूप में नाकों पर कार्य करता है, परंतु आम जन के द्वारा उस गाइडलाइन को पालना कराने में नाके पर बहुत दिक्कत महसूस होती है कि व्यक्ति हर तरीके से उलझने की कोशिश करता है। इसी संदर्भ में कहना चाहूँगा कि इस महामारी में आम जन से अपील है कि पुलिस जो ग्राउंड लेवल पे कार्य कर रही है उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सके और आम जन की सुरक्षा कर सके, आपकी जान माल की रक्षा कर सके। इसलिए जो भी गाइडलाइन दी गई है उसका अच्छे से पालना करें
पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, जिससे कि हम सदैव आपकी सेवा में तत्पर रूप से कार्य कर सके। जय हिंद। नमस्कार। इस कोरोना महामारी में पुलिस आपकी गलियों में है, आपके मोहल्लों में है, पुलिस रोड पर है। पुलिस रोड पर इसलिए है कि आप सुरक्षित रहें। मेरी आम जनता से यही अपील है, हालांकि अपील तो सब लोगों ने की है, लेकिन मैं विशेष रूप से घर के अभिभावकों से, माता पिता से अपील करूंगा कि उनके बेटे या बेटियां, उनके घर से, उनके घर का कोई भी सदस्य अगर बाहर जाता है तो उनको ज्ञान रहे कि वो बाहर क्यों जा रहा है। क्योंकि हम नाकों पर खड़े रहते हैं तो हमें प्रैक्टिकल ये अनुभव हुआ है कि 18 से 30 साल या 35 साल के लोग हैं जो कभी कभी कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। हम उनका चालान भी बनाते हैं, कानून के अनुसार कार्रवाई भी करते हैं। तो अभिभावकों से यही अपील है कि उनके घर का सदस्य कोई भी बाहर जाए तो कम से कम उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि वह कोविड गाइडलाइन जो राज्य सरकार की है उसमें अनुमत नियम के अनुसार जा सकता है, इमरजेंसी सेवाओं में या अन्य जो गाइडलाइन में छूट है उसके तहत। इसके अलावा अगर वह घर से बाहर निकलता है तो उनको ज़रूर टोकना चाहिए, क्योंकि कोरोना बीमारी है, ये बाहर से ही घर में आएगी, घर से बाहर नहीं जाएगी। इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। जो लोग अपने घर वालों की ही नहीं सुनते हैं, बिल्कुल पुलिस हर गली हर मोड़ पर आपको तैयार मिलेगी, और जो घर की नहीं सुनता है कानून की उसको हम ज़रूर सुनाएंगे, सख्ती से सुनाएंगे और कानून के अनुसार हम उनकी कार्रवाई करेंगे। यही मेरी अपील। अगर आप भी राष्ट्रीय हित में अपना योगदान देना चाहते हैं या देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप पुलिस और पुलिस परिवार की सेवार्थ और सहायतार्थ बने देश के पहले एनजीओ नेशनल पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जुड़कर अपने राज्य, जिले या अपने कस्बे में टीम बनाकर पुलिस वेलफेयर के लिए कार्य कर राष्ट्रीय हित की इस मुहिम में अपनी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करें। एसोसिएशन से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रही वेबसाइट से आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।